हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लास्ट चैप्टर को, अवर इन्वायरमेंट को, जिसमें हम अवर इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उसका एंड चैप्टर है, जिसमें हम अवर इन्वायरमेंट के मोस्टली एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे जो मेन मेन टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पे थ्योरेटिकल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो आज का हमारे लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, पॉन्ड, क्रॉप, फील्ड, लेक और फॉरेस्ट। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा कैसे का सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इको सिस्टम है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्रॉप फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। पॉन्ड हो गया, लेक हो गया और जो फॉरेस्ट हो गई, ये सारे कैसे सिस्टम में आते हैं, नेचुरल सिस्टम में आते हैं, यानी जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन जो क्रॉप फील्ड है यानी जो खेत का मैदान है वो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी फसल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी मैन मेड होता है। तो इस वजह से ये कौन से इकोसिस्टम में आएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में काउंट किया जाएगा। Second question, in a food chain, the third tropic level is also occupied, always occupied by। हमारी जो फूड चेन होती है उसमें ट्रॉपिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसमें क्या आते हैं। तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट के अंदर आते हैं हमारे इसमें प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए ये सारे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड, सेकंड में आते हैं हमारे हर्बीवोरस यानी कंज्यूमर्स, जो उस प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट को कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ हम इसे क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड लेवल होता है उसमें आते हैं हमारे सारे कार्निवोरस, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा फूड चेन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक फूड चेन के अंदर जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर हमेशा क्या आएंगे, कार्निवोरस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, एक इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर डी में है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे हमारे रॉक्स हो गए और हमारी सॉइल वगैरह हो गई, इन सब से चीजों से मिलकर के बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर। Question number fourth, in the given food chain, suppose the amount of energy of fourth level is 5 kilojoule, what will be energy available at the producer level। क्या बोला गया है, जो हमारा इसमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की गिवन है, ठीक है। तो जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है अगर उसकी एनर्जी जो है वो कितनी है, 5 किलो जूल है, तो हमें बताना है कि जो हमारी प्रोड्यूसर है यानी ग्रास है उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जीज निकालेंगे हर एक लेवल पे। ये थर्ड है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले एनर्जी एट 3, यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर। तो जो हमारी एनर्जी होगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे वो किसके बराबर होगी, एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल 4 डिवाइड बाय 0.10, ठीक है। तो 5 किलो जूल को जब हम 0.10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलो जूल। यानी जो फ्रॉग की एनर्जी है वो कितनी आ गई, 50 किलो जूल। एक चीज और, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, बाय 10% लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल 2, एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल 2।
तो वहां पे जो हमारी एनर्जी होगी, एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल 3 की जो एनर्जी है उसको हम 0.10 से डिवाइड कर देंगे। यानी जब हम 50 किलो जूल को डिवाइड करेंगे 0.10 से, तो ये आ जाएगा हमारा 500 किलो जूल। तो यहाँ ग्रास हॉपर तक की एनर्जी निकल के आ गई, वो कितनी है, 500 किलो जूल। अब जो एनर्जी होगी प्रोड्यूसर्स पर, यानी एनर्जी एट ए, वो बराबर होगी 500 किलो जूल डिवाइड बाय 0.10। तो जब हम 500 किलो जूल को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आएगा 5000 किलो जूल के। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी। Question number 5. Accumulation of non-biodegradable pesticides in food chain is increasing amount at each higher trophic level is known as। ये किस चीज की डेफिनेशन दे रखी है, एट्रोफिकेशन की, पॉल्यूशन की, या बायोमैग्निफिकेशन की, या फिर एक्यूमुलेशन की। तो बायोमैग्निफिकेशन की ये हमें डेफिनेशन गिवन है, जिसमें बोला गया है कि जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं वो फूड चेन में हर एक ट्रॉपिक लेवल के इंक्रीज होते ही उनका एक्यूमुलेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। जो हमारी ओजोन लेयर है उसका जो डिप्लीशन है वो किसकी वजह से होता है, मेनली फर्स्ट है हमारे पास इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है पेस्टिसाइड्स। तो जो हमारी ओजोन के अंदर डिप्लीशन होता है वो सीएफसी गैसेस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की वजह से होता है। ये क्या होते हैं, ये मैन मेड जितने भी केमिकल्स हैं उनकी वजह से ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके अंदर डिप्लीशन होने लगता है। जब ये हमारी सीएफसीज जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे हमारे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनका ब्रेक होता है, क्लोरीन एटम रिलीज होते हैं, और इस क्लोरीन एटम रिलीज होने की वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो देखो ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि हमें फूड चेन और फूड वेब के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, जो फूड चेन होती है वो हमारी सिंगल लीनियर पाथ होता है एक एनर्जी फ्लो का, और वहीं अगर हम फूड वेब की बात करें उसमें बहुत सारी फूड चेन्स आपस में आकर क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूड चेन, और दूसरा क्या है हमारा इसमें, फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब के बीच में जो डिफरेंस है वो है, फर्स्ट हमारा इसमें कि जो हमारा फूड चेन है वो एक लीनियर पाथवे है, अ लीनियर पाथवे शोविंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के फ्लो को शो करता है। वहीं जो हमारा फूड वेव है वो नेटवर्क होता है फूड चेन का, अ मल्टीपल नेटवर्क शोविंग्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। सेकेंड हमारा डिफरेंस क्या है, जो फूड चेन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है हायर ट्रॉपिक लेवल के फीड करते हैं स्पेसिफिक लोअर ट्रॉपिक लेवल के अंदर के मेंबर्स को, और जो हमारा फूड वेब है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है हायर ट्रॉपिक लेवल को, वो ज्यादा, एक से ज्यादा भी लोअर ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स को ईट कर सकता है।
An organism of higher level tropic feeds on a specific organism of lower tropic level। वहीं अगर फूड वेब की बात की जाए तो एन ऑर्गेनिज्म ऑफ a higher tropic level has access to more members of a lower tropic level। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ अ पॉन्ड सिस्टम। हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फूड चेन बतानी है, किसकी, पॉन्ड सिस्टम की। तो जो हमारी पॉन्ड सिस्टम की कॉमन फूड चेन होगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स जिनको कौन खाएगा, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स या फिर जिसे हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स। देन उन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को कौन खा जाएगा, जो उसमें एनिमल पॉन्ड के अंदर स्मॉल फिशेस प्रेजेंट होंगी, उस स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश खाएगी। और देन लार्ज फिश को कौन खा जाएगा, बर्ड। तो ये क्या है, एक फूड चेन है कॉमन, जो किसके अंदर देखने को मिलेगी, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनिज्म विथ सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, देन उससे एनर्जी को रेडिएट करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं या फिर कार्निवोरस। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे मेनली प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसको किसमें चेंज कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, किसका यूज करके, यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, यानी यहाँ पे वो किसका यूज करेंगे, सनलाइट का यूज करेंगे, और किसमें चेंज करेंगे, उसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज करेंगे। वहीं अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो डेड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, तो ये हो नहीं सकता हमारा। हर्बीवोरस प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं जो क्या करेंगे, हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रेडिएंट एनर्जी यानी सनलाइट का यूज करके किसमें चेंज कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, in an ecosystem 10% of energy available for transfer from one tropic level to next tropic level in the form of, देखो 10% जो हमारी एनर्जी है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में, पर वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, एज अ केमिकल एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। हीट एनर्जी में हीट रिलीज होगी, लाइट एनर्जी में हमारी लाइट रिलीज होगी, मैकेनिकल एनर्जी जो हमें किस यूज में आए, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने में। वही जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में या फिर हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% के हिसाब से ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन several टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉपिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट द।
क्या बोला गया है, वो ऑर्गेनिज्म जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट हो और वो फीड करे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट हो। मानो यहाँ पे हमारा क्या है, हायर ट्रॉपिक लेवल है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोअर ट्रॉपिक लेवल को खा रहा है, यानी एक वेब बन रहा है, जाल बन रहा है। तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे हमारे फूड वेब के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। जो हमारा एनर्जी का फ्लो होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, वो हमारा यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में, बाई डायरेक्शनल दो दिशा में, मल्टीपल डायरेक्शन बहुत सारी डायरेक्शंस में, या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो हमेशा याद रखना जो हमारा एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, किसका अभी हमने देखा यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वाला, कि फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स पे गई, देन स्मॉल फिश पे गई, देन लार्ज फिश पे, देन बर्ड पे। अब ऐसा तो नहीं है कि उस बर्ड को कोई लार्ज फिश खा जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो एनर्जी का फ्लो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा एनर्जी का फ्लो होगा वो कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेसिव एक्सपोजर्स ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन। अगर हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज का एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा, या फिर पेप्टिक अल्सर्स होगा। तो देखो जो हमारी यूवी रेज है और जो हमारा ओजोन है वो क्या करता है, हमें यूवी रेज से बचाता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बॉडी के अंदर यूवी रेज का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा होता है तो उससे उनके इम्यून सिस्टम में भी डैमेज हो जाता है और साथ ही साथ स्किन कैंसर भी उनके अंदर देखने को मिलता है। यानी जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एक्सपोजर है किसका, यूवी रेस का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर होगा, किससे आएगी वो यूवी रेस, जो सन से आएंगी या फिर कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है, हमारा एक्सरेज वगैरह भी हो गई, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो जो हमारी यूवी रेज हैं वो ह्यूमन के हेल्थ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, जैसे स्किन कैंसर हो गया और हमें मेलेनोमा हो गया, हमारी सेल कार्सिनोमा हो गया, जो हमारे स्क्वेमस सेल है उनके अंदर कार्सिनोमा हो गया। लेकिन जो हमारा यूवी एक्सपोजर है वो किसी भी तरीके का कोई लंग्स में डैमेज नहीं करता और उससे कोई भी हमें पेप्टिक अल्सर यानी स्टमक के अंदर अल्सर्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो हमारा यूवी रेज है वो कैंसर कॉज करता है, कैंसर भी कौन सा, स्किन कैंसर, और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। Question number 14. In the following groups of materials, which groups contains only non-biodegradable items? हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कौन से हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। तो जो हमारा फूड वुड हो गया, लकड़ी, पेपर और लेदर, ये हमारे डिग्रेडेबल होते हैं। पॉलिथीन, डिटर्जेंट और पीवीसी, पॉलिथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। वहीं प्लास्टिक, डिटर्जेंट और ग्रास, प्लास्टिक, डिटर्जेंट और ग्रास, इसमें प्लास्टिक और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रास है वो बायोडिग्रेडेबल में आता है, तो ये हमारा पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होगा। फोर्थ है हमारे पास इसमें प्लास्टिक, बैकलाइट और डीडीटी। तो जो फोर्थ है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का ग्रुप है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ग्रुप्स के आइटम्स प्रेजेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। क्या बोला गया है हमारे पास इन चार ऑप्शन में से बताना है कि क्या है हमारा जो लिमिट करता है नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स किसी भी एक फूड चेन के अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स, यानी जो एनर्जी का डिक्रीज होगा हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे। बी है हमारे इस पे डफिशिएंट फूड सप्लाई, सी है पॉल्यूटेड एयर और डी है हमारा इसमें वाटर। तो जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स की लिमिट है वो फूड चेन में इंक्रीज होती है, तो साथ ही साथ वहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो क्या होने लगती है हायर ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज, क्योंकि वहाँ पे हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, वहां पे होता है हमारा 10% लॉ, यानी जो भी हमारी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही अपने नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट इसमें दे रखा है ए में ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। हाँ, तो ये चीज सही है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन है वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को बनाते हैं। बी में बोला गया है ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बी में बोला गया है जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने खाने को जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं, जो भी हमारी ग्रीन प्लांट्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, इनका सनलाइट के प्रेजेंस में यूज करके क्लोरोफिल की मदद से क्लोरोफिल में वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन को करते हैं। यानी जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड चेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। देखो, फर्स्ट है हमारे पास ग्रास, लायन, रेबिट और वॉल्फ। सेकंड है हमारे पास इसमें प्लांक्टन। तो अगर हम यहाँ पे ग्रास, रेबिट और वॉल्फ से फूड चेन बनाए तो वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी कि ग्रास को पहले किसने खाया, रेबिट ने खाया, देन रेबिट को किसने खाया, वॉल्फ ने या फिर लायन ने। तो हमारी फर्स्ट चेन बन रही है। सेकंड है हमारी प्लैंकटन, मैन, फिश और ग्रास हॉपर। तो यहाँ पे हमारी चेन नहीं बनेगी, क्योंकि देखो जो इसमें हमारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है प्लैंकटन और फिश, ये दोनों हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें ग्रास हॉपर हमारा एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। मैन जो है कैन ईट फिश, मैन जो है वो फिश को तो खा सकता है लेकिन प्लैंकटन को नहीं खा सकता डायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारी क्या होगी फूड चेन में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। थर्ड है हमारे पास वॉल्फ, ग्रास, स्नेक और टाइगर। अब इसमें अगर हम देखें तो जो वॉल्फ, ग्रास, स्नेक और टाइगर है इसके अंदर हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मिक्स है। तो हम देखेंगे जो वॉल्फ है वो ग्रास को नहीं खा सकता, स्नेक ग्रास को नहीं खा सकता, टाइगर ग्रास को नहीं खा सकता। यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा फूड चेन का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। फोर्थ में अगर हम देखें फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास और ग्रास हॉपर, तो यहाँ पे हमारी फूड चेन कुछ इस तरीके से बनेगी कि ग्रास को पहले किसने खाया, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, देन ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया इसमें स्नेक ने और स्नेक को फिर कौन खा लेगा इसमें ईगल। यानी फर्स्ट और फोर्थ की फूड चेन की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इसमें जो हमारी सेकंड और थर्ड है उसकी फूड चेन नहीं बन रही, तो सी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा।
Question number 18. The percentage of solar radiation absorbed by all the green plants for the process of photosynthesis is about. देखो, हमें यहाँ परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज जो है हमारी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जब भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हो या प्रोड्यूसर्स हो, वो सिर्फ 1% एनर्जी को ही कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड। हमारे पास यहाँ पिरामिड गिवन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स दे रखा है। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, कौन सी ट्रॉपिक लेवल के अंदर मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो देखो हमारे पास कितने ट्रॉपिक लेवल हैं, चार, T1, T2, T3 और T4। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा T1 है, ये होगा हमारा इसमें प्रोड्यूसर वाला लेवल, यानी इसमें सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे ट्रॉपिक लेवल में, और जो प्रोड्यूसर्स होती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन नंबर सी, कि जो हमारा T1 ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल देखने को मिलेगी। Question number 20. The decomposers in an ecosystem convert inorganic material to simple forms. जो हमारे decomposers होते हैं इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में चेंज करेंगे, या किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, अब इसमें डिकम्पोजर्स में कौन कौन आएंगे, जैसे हमारा फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो इकोसिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड मनी मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये उनको तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है वो क्या काम उसमें होता है क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम चेंज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। जो हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स होते हैं हम उनका यूज क्यों नहीं करते, पहला कि जो है वो हमारा लाइट वेट मटेरियल से बना होता है, दूसरा ऑप्शन है वो हमारा टॉक्सिक मटेरियल से बना होता है, तीसरा वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है, चौथा सॉरी तीसरा है हमारा कि वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है, और चौथा है हमारे पास इसमें ऑप्शन कि वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है। तो देखो हम जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक है उसको इस वजह से यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं, यानी हम उनको किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरियाज वगैरह को भी यूज करके उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा और साथ ही साथ वेस्ट भी क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अक्रूज टू एनवायरनमेंट? क्या बोला गया है, क्यों जो हमारा इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है वेस्ट का वो कर्स है एनवायरनमेंट के लिए? क्योंकि देखो एनवायरनमेंट में अगर हम इम्प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे वेस्ट का तो उससे पोल्यूशन होगा, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचेगा, काफी तरीके के हमारे हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नॉर्मल सा डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज it causes widespread pollution, harms living organism and possesses significant health risk। जैसे पहला हो गया इसमें पोल्यूशन। पोल्यूशन में जैसे हो गया हमारा इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन कॉज हो सकते हैं। सेकंड है हमारे पास इसमें हार्म्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, हार्म्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्म कैसे होगा? पॉल्यूटेंट्स हार्म प्लांट्स, जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो प्लांट्स को हार्म करेंगे, एनिमल्स को हार्म करेंगे, साथ ही साथ जो उसमें मेराइन लाइफ प्रेजेंट होगी यानी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको भी हार्म मिलेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम एंड डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स। नाउ थर्ड है हमारे पास इसमें हेल्थ रिस्क। देखो यहाँ पे जो हमारे हेल्थ रिस्क के साथ साथ क्लाइमेट भी चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट पे भी बहुत असर पड़ता है जब हमारा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो हेल्थ रिस्क में हो सकता है हमारे पास पैथोजेंस हो जाते हैं आसपास में, जैसे मॉस्किटोज वगैरह हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे हमें काफी तरीके की डिजीजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लिखेंगे हम इम्प्रॉपरली मैनेज्ड वेस्ट कैन बिकम अ breeding ground for pathogens, leading to the spread of waterborne diseases and illness and other diseases in human populations। तो ये है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स या फिर डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कर्व्स हैं जिसकी वजह से अगर हम वेस्ट को डिस्पोज नहीं करेंगे अच्छे से तो एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे फूड चेन दी गई है ग्रास, डियर और टाइगर की। अगर इसमें से हमारा जो डियर है वो मिस हो जाएगा तो क्या होगा, जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कि जो टाइगर है वो घास खाना शुरू कर देगा, या फिर जो हमारी पॉपुलेशन है टाइगर की वो डिक्रीज हो जाएगी और जो ग्रास की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, जो डियर है, इस डियर का मेन काम क्या है, किसको खाने का, घास को खाने का। अब मानो डियर जो है वो वहां से हट गया, यानी डियर को हमने इस चेन से हटा दिया या डियर मर गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डियर गायब, यानी घास जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि खाने वाला जो इंसान है वो तो अब है ही नहीं जानवर। तो जो हमारी ग्रास की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो टाइगर है उसे डियर को खा करके ही अपना पेट भरना था, अब जो डियर है वो मर गया, यानी जो टाइगर है वो भी ऐसे मरना स्टार्ट होंगे, किसकी वजह से, भूख की वजह से। तो क्या होगा, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। बहुत बेसिक सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको हम सोच कर भी आसानी से आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटेन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। क्या बोला गया है कि अगर एक ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कहाँ से जाएगी, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स हमारे इन्वॉल्व नहीं है। प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स अगेन नहीं होंगे। देन है हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो, मानो ये हो गई हमारी ग्रास, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने। देन ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। तो जो हमारा इसमें ग्रास है, ये ग्रास हमारा प्रोड्यूसर कहलाता है। जो सबसे पहले किसी चीज को खाता है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें प्राइमरी कंज्यूमर। और जो हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग ने फिर ग्रास हॉपर को खाया, तो ये हो जाएगा इसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, और क्या बोला गया है, व्हाई आर क्रॉप फील्ड्स नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, हमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम टिक करना था। और लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें ये बोला गया है कि क्यों हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को, सिस्टम के अंदर क्रॉप फील्ड को इंक्लूड करते हैं, या फिर क्रॉप फील्ड को हम क्यों इकोनो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो देखो, जो क्रॉप फील्ड है उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इस वजह से कहा गया है क्योंकि वो मैन मेड है, यानी ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और उसकी पूरी जो मेंटेनेंस है वो किसके थ्रू होती है, ह्यूमंस के थ्रू होती है। इसमें ह्यूमंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें कौन सा प्लांट ग्रो करना है, लिविंग ग्रो करना है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से ऐड करने हैं, और कौन कौन से उसमें उन्हें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करना है। तो खेत को मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है, ह्यूमंस का। इसी वजह से जो हमारा क्रॉप फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इको सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्रॉप फील्ड्स आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, artificial ecosystems because they are man-made and maintained बाय ह्यूमंस। और किसके थ्रू मेंटेन्ड होते हैं, ह्यूमंस के थ्रू मेंटेन होते हैं।
तो यहाँ पर हुआ हमारा अवर एनवायरनमेंट चैप्टर फिनिश, जिसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए अवर एनवायरनमेंट के। और ये हमारा यहाँ पे होता है अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी फिनिश। तो यहाँ पे हमारी पूरी क्लास 10th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, जिनके सब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बचा हमारा ये लास्ट। तो अगर हम अवर इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद में डिस्कस करें, तो हमें उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ट्रॉपिक लेवल्स, फूड चेन, फूड वेब, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो इसमें वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है, इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम के अंदर हमारी किस किस चीजों को हमने इवॉल्व किया है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अपने आप नेक्स्ट कंटेंट में, जिसमें हम करेंगे अपने आगे ही 10th के सिलेबस को, उसमें भी हम नई नई चीजों के बारे में पढ़ेंगे।